हावड़ा जंक्शन से एक ट्रेन दिल्ली के लिए निकलने ही वाली थी कि वहाँ पर प्लेटफार्म पर यात्रियों की भीड़ काफ़ी लगी हुई थी। वहीं पर एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी होती है। वो लड़की उस लड़की को एक लड़का ताक रहा था और वो लड़का इसलिए ताक रहा था क्योंकि वो उसकी पूर्व पत्नी थी। वो उसको बार-बार देखने की कोशिश करता है और उसके पास जाता है और वो ये चीज़ देखने की कोशिश करता है कि इसका अब इस टाइम कौन-सा पति है। लेकिन तभी जो है प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेन आ जाती है और वो जो खूबसूरत लड़की होती है, वो ट्रेन में घुस जाती है और ट्रेन में घुसने के बाद वो स्लीपर कोच में चली जाती है और स्लीपर कोच में बीचों-बीच डिब्बे में खिड़की के साइड वाली सीट पर बैठ जाती है और वो जो उसका पूर्व पति होता है, उसका एसी कोच में टिकट होता है, लेकिन वो अपनी पूर्व पत्नी का पीछा करते-करते उसी जो है स्लीपर वाले डिब्बे में चला जाता है और उसके जहाँ पे वो लड़की बैठी होती है, उसी के पीछे वो खड़ा हो जाता है। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं शादाब खान। अ, आपने अगर अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और कमेंट करिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। लड़की का नाम जो होता है वो पूजा होता है और लड़के का नाम जो होता है वो प्रदीप होता है। इन दोनों की आपस में 10 साल पहले शादी होती है, लेकिन शादी के 2 साल के बाद ही इन दोनों की तलाक हो जाती है। दोनों में कोई ना कोई कमियां रही होंगी जिसकी वजह से इनकी तलाक हो जाती है। लड़की जब स्लीपर में जाके बैठती है, से खिड़की के साइड में जा करके बैठ जाती है, तो उसका जो पूर्व पति होता है वो भी उसके पीछे-पीछे जा करके खड़ा हो जाता है और सोचता है कि आज की रात चलो कोई अपनी पूर्व पत्नी से ही कुछ बातें की जाएँ। इसी सिलसिले में वो जा करके उसके जहाँ पे वो बैठी होती है उसकी पत्नी, पूर्व पत्नी, उसी के पीछे जा करके वो खड़ा हो जाता है और उसको देखता रहता है। इसी तरह कई स्टेशनों पे यात्री उस पे चढ़ते हैं और उसकी जो पूर्व पत्नी जो बैठी होती है, उसके बगल में उसकी बगल वाली सीट पर बैठते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। वो इसलिए मना कर देती है, कहती है कि हम परेशान हैं, बीमार हैं और हमने ये दोनों सीटें बुक कर रखी हैं, हमको दिल्ली जाना है। तो वो यात्री कहते हैं कि हम आधा घंटा बैठेंगे फिर उतर जाएँगे। उसमें कुछ यात्री आते हैं तो वो कहते हैं कि हम अगले स्टेशन पे उतर जाएँगे। कुछ यात्री ऐसे भी उसमें होते हैं जो कहते हैं कि हम 1 घंटे के बाद उतर जाएँगे, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं मानती है और कहती है कि ये दोनों सीटें हमारी हैं और इस पर हम ही बैठेंगे। वो दोनों सीटों पर अपना पैर रख करके बैठ जाती है। इसी प्रकार जो उसका पूर्व पति होता है जिससे 8 साल पहले उसकी तलाक हो चुकी थी, वो उसके सामने आकर के और उसके पैर के पास अपनी बैग रख देता है। उस टाइम वो जो उसकी पूर्व पत्नी होती है, वो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने उसको भी मना कर दिया और कहा कि हम यहाँ पे नहीं बैठने देंगे क्योंकि ये हमारी सीट है और हम आपको यहाँ पे नहीं बैठने देंगे। लेकिन वो कहता है कि ठीक है मैडम, हम आधे घंटे के बाद उतर जाएँगे। वो जैसे ही ये चीज़ बोलता है, उसकी आवाज़ उसके कानों में गूंजती है और वो ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ये आवाज़ तो हमको सुनी-सुनाई लग रही है। इसलिए वो उसकी तरफ देखती है, तो वो पाती है कि ये तो प्रदीप है, ये उसका पूर्व पति है। अब वो अपने पैर समेट लेती है और बैठने का इशारा करती है। जब वो प्रदीप उसके बगल में बैठ जाता है, उसके बाद दोनों के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा सवाल उमड़ रहे थे क्योंकि तलाक को हुए लगभग 8 साल हो गए थे। तो वो जो उसका पूर्व पति होता है प्रदीप, तो वो अपनी पूर्व पत्नी से पूछता है कि आप क्या दिल्ली में अपना इलाज कराने जा रही हैं? तो वो पूजा कहती है कि हमको कौन-सी ऐसी बीमारी हो गई है जो हम दिल्ली में अपना इलाज कराने जा रहे हैं। तो उसका जो पूर्व पति होता है वो कहता है कि अभी जो यात्री जो आपके साइड में जो बैठने जा रहे थे, आप उनसे यही कह रही थी कि हम अपना इलाज कराने जा रहे हैं, हम थोड़ा परेशान हैं। वो कहती है, खैर सब छोड़ो, तुम जानकर क्या करोगे? सर्दी का मौसम होता है, पूज पू पूजा कभी बाहर देखती, कभी प्रदीप की तरफ देखती। इसी तरह जैसे-जैसे वक़्त बीत रहा था, ठंडक बढ़ रही थी। सभी लोग अपना-अपना कंबल निकाल कर के ओढ़ लेते हैं, लेकिन प्रदीप के पास अपना कंबल नहीं होता है।
और पूजा जो होती है वो अपना कंबल निकाल करके ओढ़ लेती है। और प्रदीप के पास अपना कंबल नहीं होता है, क्योंकि प्रदीप ने एसी कोच में अपना टिकट बुक करवा रखा था। तो एसी कोच में ऐसी सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें कंबल और चादर वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से अगले स्टेशन पर एक यात्री आता है और वो उसी के बगल बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। तो पूजा उसको मना करती है और कहती है कि ये सीट मेरी है। तो वो यात्री कहता है कि नहीं मैडम, ये सीट मेरी है और इस सीट को हमने बुक कर रखा है। तो वो पूजा कहती है कि नहीं, ये सीट मेरी है। तो उसमें बाद में ये फैसला होता है कि ये इसमें दोनों की आधी आधी सीट है, लेकिन उस यात्री को जब भी सोना होगा तो वो ऊपर वाली सीट पर जा करके सो जाएगा। तो इसी पर यही चीज़ क्लियर हो पाती। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, ठंडक बढ़ती ही जा रही थी। पूजा अपना कंबल जो है ओढ़ लेती है, लेकिन प्रदीप के पास अपना कंबल नहीं होता है। तो वो उसको अपने सामने वाली सीट पे बिठा देती है और उसके पैरों पर अपना कंबल डाल लेती है और प्रदीप से कहती है कि आप इस कंबल को ओढ़ लीजिए, तो क्योंकि आपके सर्दी लग रही होगी। तो प्रदीप कहता है कि हमको सर्दी नहीं लगती है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि असल में जब ये दोनों लोग शादीशुदा थे, तो उस दौरान एक रात ऐसा हुआ था कि रजाई की आपस में खींचातानी हुई थी और पूजा ने एक बाल्टी पानी ला करके अपने पति के ऊपर डाल दिया था। तो रात भर वो दोनों लोग बहुत ज़्यादा जो है जला गए थे। इसी बात को लेकर के जब वो ये बात कहता है कि हमको ठंडक नहीं लगती है, तो वो जो उसकी पूर्व पत्नी होती है पूजा, वो मुस्कुराती है और कहती है, क्योंकि प्रदीप का इशारा उसी तरफ था, और वो मुस्कुराती है पूजा और कहती है कि उसमें भी आपकी ही कमी रही। खाना खाने का समय हो जाता है, तो पूजा कहती है कि मैं तो खाना खाने जा रही हूँ। तो प्रदीप कहता है कि ठीक है, आप खाना खाइए, मैं तो खाना लेकर के नहीं आया हूँ, तो इसलिए जब कोई बेचने आएगा ट्रेन में तो मैं उससे खाना लेकर के खा लूँगा। तो पूजा कहती है हाँ, हाँ, आप तो अपनी बैग में जो है खाने-पीने का सामान लेकर के आए ही होंगे, क्योंकि उसकी पूर्व पत्नी का इशारा शराब की तरफ था। तो वो कहता है कि नहीं, अब मैं शराब छोड़ चुका हूँ। तो उसकी पूर्व पत्नी कहती है कि मैं ये बात कैसे मान लूँ कि आपने शराब छोड़ दिया है, क्योंकि इसी बात को लेकर के हमारे तुम्हारे बीच में काफ़ी झगड़े होते थे और इसी चीज़ को लेकर के हम दोनों की तलाक हुई थी। तो ये मैं कैसे मान लूँ कि आपने शराब छोड़ दिया है। तो वो प्रदीप अपनी पूर्व पत्नी की कसम खा कर के कहता है कि मैंने अब शराब बिल्कुल ही छोड़ दिया है और अब मैं बहुत 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 ही सही हो गया हूँ और अपने माँ-बाप के साथ में दिल्ली में रहता हूँ और वहीं पर अपना काम करता हूँ। अब मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, मुझे शराब छोड़े हुए 4 महीने हो गए हैं। पूजा कहती है कि मैं कौन होती हूँ जो आप मेरी कसम खा रहे हैं? तो वो कहता है नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप हमारी पूर्व पत्नी है, हम आपकी कसम खाकर कहते हैं कि 4 साल हमको हो गया है और हमने शराब छोड़ दिया है। तो वो कहती है कि ठीक है, अगर आपने शराब छोड़ दिया है तो अच्छी बात है, हम भगवान से आपके लिए दुआ करेंगे कि आप जो है स्वस्थ रहिए और जल्द से जल्द आपकी शादी हो जाए। इसी बात को लेकर दोनों में तलाक होती है, क्योंकि क्योंकि प्रदीप जो होता है वो शराब का बहुत ही ज़्यादा आदी होता है। उसकी जब शादी होती है तो उस टाइम शराब बहुत ज़्यादा पीता था और वो हर हर दिन शराब पी करके घर पर आता और अपनी बीवी से मारपीट करता और अपने घर वालों को भी गालियाँ-गलौज देता। तो इससे जो है प्रदीप के घर वाले और प्रदीप की बीवी दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। इसीलिए दोनों में हमेशा अनबन और झगड़ा हुआ करता था। इसीलिए जो प्रदीप के जो माँ-बाप होते हैं, जो पूजा के ससुर और सास जो होती हैं, वो पूजा से कहती हैं कि बेटा आपकी ज़िंदगी यहाँ पर बर्बाद हो रही है, क्योंकि हम लोग खुद देख रहे हैं कि हमारा बेटा कितना खराब हो गया है। वो शराब पीते-पीते शराब का इतना आदी हो गया है कि वो उसकी लत जा ही नहीं रही है और जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो इसलिए तुम कहीं और पे शादी कर लो और हमारे बेटे को छोड़ दो। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के उन दोनों के बीच तलाक हो जाता है और पूजा इस चीज़ से बहुत खुश होती है, क्योंकि वो उससे इतना परेशान ही हो चुकी होती है। फिर बाद में पूजा पूजा अपने पूर्व पति प्रदीप से पूछती कि सब छोड़िए और अपने घर का हाल-चाल बताइए, घर में मम्मी-पापा और आपकी छोटी बहन कैसे हैं? तो वो कहता है कि हमारे मम्मी-पापा तो बहुत ही ठीक हैं और हमारी जो छोटी बहन है, जो जिसको आप बता रही हैं, उसकी हमने 2 साल पहले शादी कर दी थी और अपने मम्मी-पापा को दिल्ली लेकर के चले आए थे और अब इस टाइम हम दिल्ली में ही रह रहे हैं
और शराब की लत हमने पहले ही छोड़ रखी है। तो पूजा पूछती है कि आपने अपनी शादी की? तो प्रदीप बताता है कि नहीं, हमने अभी तक अपनी शादी नहीं की। क्यों? तो वो पूजा कहती है क्यों नहीं की? तो वो कहता है, प्रदीप कहता है कि गांव में हमारा नाम बहुत खराब हो गया था, इसीलिए मम्मी पापा को लेकर के हम दिल्ली चले गए। तो प्रदीप जो है पूजा से पूछता है कि आपने शादी की? तो वो कहती है कि हमने शादी नहीं की। तो वो प्रदीप पूछता है कि आपने शादी क्यों नहीं की? तो पूजा बताती है कि हम शादी के इस सिलसिले में आज पहली बार दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक हमारी फ्रेंड रहती है और उसने एक रिश्ते की बात की है हमारे लिए, इसीलिए उसी सिलसिले में हम आज दिल्ली जा रहे हैं। पूजा की इस बात से प्रदीप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि वो ये चाहता था कि मेरी शादी मेरी पूर्व पत्नी से फिर से हो जाए। और लेकिन पूजा कहती है कि ठीक है, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपकी शादी जल्द ही हो जाए। इसी बीच रात होने को थी, तो खाने का समय हो गया था। तो पूजा ने कहा कि हमारे पास 2 रोटियां हैं, जिसमें हम और आप दोनों लोग आज पति और पत्नी के रूप में मिल करके खा लेते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, ठीक है, आप खा लीजिए, हमारे पास अभी तो कुछ नहीं है खाने के लिए, और इन 2 रोटियों में ना हमारा भला होगा और ना आपका भला होगा। अभी जब ट्रेन में कोई बेचने आएगा तो उसे लेकर के हम खा लेंगे। इसी बीच एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और वहाँ पे एक बिरयानी वाला आता है और वो बिरयानी बिरयानी चिल्लाता है। तो प्रदीप 2 बिरयानी लेता है और वो दोनों लोग मिल करके उस बिरयानी को खाते। सामने वाला यात्री ऊपर वाली सीट पर जाकर के लेट जाता है। तो इस तरीके से नीचे वाली जो एक सीट होती है, उसी सीट पर पूजा और प्रदीप दोनों लोग लेट जाते हैं। जैसे जैसे रात बीतती है तो वैसे वैसे ठंडक बढ़ती जाती है। जब ठंडक बढ़ती जाती है तो पूजा तो अपना कम्बल लपेटे हुए पड़ी थी, लेकिन जो प्रदीप होता है उसको ठंड लगती है। उसी बीच रात में जो है पूजा उठती है और प्रदीप से पूछती है कि आपको ठंड तो नहीं लग रही है? तो प्रदीप कहता है कि हाँ, हमको ठंडा लग रहा है। तो वो अपना कम्बल उसको उड़ा देती है और कहती है कि ठीक है, अब आपको ठंडक नहीं। इसी बीच पूजा अपने बैग से एक मफलर निकालती है और उस मफलर को प्रदीप के कानों में बांध देती है। इस और धीरे धीरे सुबह हो जाती है। जैसे जैसे सुबह होती है दोनों लोग चाय नाश्ता करते हैं और इसी बीच ट्रेन दिल्ली पहुंच जाती है। दोनों लोग ट्रेन से उतरते हैं और आपस में कुछ बातचीत करते हैं और वो मफलर जो उसके कानों में रात में बांधा गया था, वो मफलर उस पूजा को वो देने लगता है। तो वो कहती है कि नहीं, ठीक है, आपको इसकी ज़रूरत है, आप इसको लिए जाइए। तो वो प्रदीप कहता है कि ये मफलर तो बहुत अच्छा है, लगता है कि आपने इसको अपने हाथों से बनाया है। तो वो पूजा कहते हैं कि हाँ, हमने इसको अपने हाथों से ही बनाया था, लेकिन उसके लिए बनाया था जो हमारा होने वाला पति होगा, जिसके लिए हम जिस रिश्ते के लिए हम जा रहे हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, आप इसको ले लीजिए। तो पूजा कहती नहीं, ठीक है, आप ही इसको रख लीजिए। तो वो प्रदीप जो होता है वो अपनी जेब में हाथ डालता है और 2-2,500 रुपये जो होते हैं उसकी जेब में वो निकाल करके पूजा को देने लगता है। लेकिन पूजा कहती है कि नहीं नहीं, इन पैसों का कोई तुक नहीं है, क्योंकि हम लोगों के बीच अब कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसकी वजह से इन पैसों को हम स्वीकार कर लें। पूजा कहती है कि आप जल्दी से निकलिए, क्योंकि हमारी फ्रेंड आने वाली होगी। इतने में ही पूजा की फ्रेंड आ जाती है और पूजा पूजा के पास आ जाती है और पूजा से पूछती है कि आपको सफ़र में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो वो पूजा कहती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, जो मेरा पूर्व पति है जिससे मेरी 8 साल पहले तलाक हो गई थी, वो भटकते भटकते आप मेरी सीट के पास आकर के बैठ गया और मुझसे जो है बातें करने लगा। अब वो बहुत ही सुधर गया है, वो शराब भी नहीं पीता है और वो अपने मम्मी पापा के साथ में दिल्ली में रहता है। तो वो सरिता जो उसकी फ्रेंड्स होती है, वो कहती है मरने दो उसको, तूने उसको शादी के बारे में बताया नहीं था? तो वो पूजा कहती है कि हाँ, हमने हमने उससे बताया था कि हमारी एक फ्रेंड दिल्ली में रहती है, जिसने हमको दिल्ली में बुलाया है और एक रिश्ते के लिए बुलाया है। तो हमने उससे ये चीज़ बताई थी, लेकिन इस चीज़ को लेकर के वो बहुत दुखी था और जब यहाँ से गया है तो बेचारा वो हमको बार बार देख करके रो रहा था, क्योंकि वो बहुत परेशान था। वो ये चाह रहा था, वो हमसे ये चीज़ कह नहीं पा रहा था, लेकिन वो ये चाह रहा था कि हमसे दोबारा उसकी शादी
प्रदीप का दिल्ली में एक जींस का कारखाना होता है और उस कारखाने में लगभग 30 से 40 मजदूर काम किया करते हैं। तो उसी में ये सरिता नाम की जो उसकी पूजा की जो फ्रेंड्स होती है वो भी उसी में काम करती है। और अपने बॉस के ही रिश्ते के लिए उसने जो है बात की थी। तो वो जब अगले दिन काम पर आती है तो पूजा को लेकर के आती है और बॉस के कमरे में यानी कि प्रदीप के कमरे में जैसे ही एंट्री करती है और कहती है कि सर जिस जिस लड़की की हमने बात की थी वो लड़की आई है, आपसे उसको रूबरू करवा दें। तो प्रदीप प्रदीप कहता है कि हाँ बिल्कुल उसको हमारे सामने लाइए, अगर हमारी समझ में आएगा तो हम उससे शादी कर लेंगे। तो आगे आगे उसकी फ्रेंड जो होती है सरिता वो जाती है और पीछे पीछे पूजा जाती है। पूजा जैसे ही कमरे में प्रवेश करती है तो जैसे ही प्रदीप उसको देखता है तो कहता है कि तुम, तो जो पूजा पूजा जब उसको देखती हो तो वो कहती है कि आप, तो इसी बीच जो है जो प्रदीप होता है वो सरिता से पूछता है ये वही लड़की है जिसके बारे में आप बता रही थी। तो सरिता कहती है कि हाँ सर ये वही लड़की है जिसके बारे में हमने आपसे बताया था। तो प्रदीप बोलता है कि आपने तो बताया था कि ये कुंवारी लड़की है और जो है इसके इसके माँ बाप बहुत गरीब हैं और जो है इसके माँ बाप बहुत गरीब हैं इसलिए जो है इसकी उम्र 30 साल हो गई है। लेकिन ये बात तो बहुत ही गलत है क्योंकि यही तो हमारी पूर्व पत्नी है। तो इस बात को लेकर के वो बहुत ही सरिता अचंभित थी और सोचने पे मजबूर हो गई। तो सरिता से उसने प्रदीप ने पूछा कि कहीं आपने हमारे बारे में भी तो इनको ये नहीं बताया था कि हम भी कुंवारे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सर मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैंने आपके बारे में ये पहले ही बता दिया था कि वो प्रदीप जो है वो शादीशुदा। इसी बीच प्रदीप पूजा से कहता है कि अब हम बिल्कुल ही सुधर गए हैं और शराब वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। हमारी फैक्ट्री में 30 से 40 मजदूर काम करते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि हम हमारा आचरण कैसा है और जितने और जो आपके ये फ्रेंड्स हैं सरिता आप इनसे ही पूछ लीजिए। तो वो पूजा कहती है कि सर हमको किसी से भी कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं है और हम आपके साथ हैं और आपकी बीवी बन करके रहेंगे। शाम को जैसे-जैसे शाम होती है शाम को वो अपनी बीवी को यानी कि पूजा को लेकर के अपने घर पर जाता है और घर पर जब उसके माँ-बाप उसको देखते हैं और वो प्रदीप जो है प्रदीप अपने माँ-बाप से कहता है कि ये आपकी बहू आ गई है। तो उसके माँ-बाप बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हमारी घर की लक्ष्मी जो है वो चली गई थी और अब वो आ गई है। इसलिए वो दोनों को बहुत ही आशीर्वाद देते हैं और ज़िंदगी भर एक साथ रहने रहने के लिए बधाई देते हैं। दोस्तों ये अगर हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको जागरूक करना है। नमस्कार।